हेलो स्टूडेंट्स, मैं अविनाश चंद्रा आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग लेने जा रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर। तो इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, अभी तो बिल्कुल नए नए गए क्लास 11th में, तो लेक्चर की शुरुआत करने के पहले हम ये समझ लें कि क्लास 10th और क्लास 11th के केमिस्ट्री सिलेबस में कितना डिफरेंस है। क्लास 10th में अगर बात करें तो केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत छोटा सा था। क्लास 11th में बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड है। क्यों इलेबोरेटेड है? क्योंकि अब आपको क्या देना है, बोर्ड देना है, आपको नीट देना है, आपको जेई मेंस का एग्जामिनेशन देना है। अब देखो, सबसे ज़्यादा घबराहट किस बात से होती है कि हम केमिस्ट्री पढ़े कैसे। सबसे ज़्यादा बच्चों की समस्या क्या रहती है कि सर हमको केमिस्ट्री याद ही नहीं हो रहा है। कुछ लोग दिमाग में क्या डाल देते हैं कि आपको केमिस्ट्री रटना है, केमिस्ट्री एक रटने वाला सब्जेक्ट है, आप रट लेंगे तो आपको केमिस्ट्री आ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री क्या है? सी फॉर केमिस्ट्री है और सी फॉर कॉमन सेंस है। हम अपने कॉमन सेंस का यूज़ करते चले जाएं और केमिस्ट्री हमारी पूरी सॉल्व होते चली जाएगी। कुछ नहीं, कुछ भी आपको पेन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना है। हाँ, एक रिक्वायरमेंट केमिस्ट्री की ज़रूर है कि आपकी रेगुलर स्टडी केमिस्ट्री की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज अगर सर ने कोई टॉपिक समझाया तो लाओ जाने दो, अभी तो क्या टाइम हुआ है, बाद में हम पढ़ लेंगे। नहीं तो इसमें आपका गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। केमिस्ट्री में बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें घबराना नहीं। कुछ सर्टेन सेट ऑफ रीजन्स है, हमको क्या करना होगा, वहाँ पर अप्लाई करना होगा। क्लास 10th ICSE के बच्चे तो फिर भी थोड़ा केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ें, उनका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है CBSE के कंपैरिजन में। लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो शुरू करने जा रहा हूँ, मैं आपको पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ और बिल्कुल हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। आप क्लास 10th पास कर गए, बहुत अच्छे नंबर से पास किए होंगे, आई होप सो। लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करें क्लास 11th की? कारण क्या है बिल्कुल बेस से शुरू करने का, कि हम कोई लूप होल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आने वाला 2 साल डिसाइड कर देगा कि हमारे करियर का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम लोग पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। देखो, कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चैप्टर क्लास 11th का पूरा केमिस्ट्री का बेस तैयार करने वाला है। कौन सा चैप्टर है? सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। पहली शुरुआत हमारी इसी चैप्टर से होगी, तो नाम ही है इसका बेसिक प्रिंसिपल, यानी बिल्कुल बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो, हम बहुत आराम आराम से चलेंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक ही लेक्चर को आप 3-4 बार रिपीट करो, रिपीट करके आप उसको देखो, बार बार आप उसको रिपीट करो। कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में लिखो। तो हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, जहां से शुरुआत होती है, और एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, न्यूमेरिकल भी हम आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। प्रॉपरली नोट्स बनाते चलिए और आपका काम आसान होता चला जाएगा। तो चलो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक शुरुआत करते हैं। किससे? एटम की डेफिनेशन से और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन से। यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, एटम की डेफिनेशन और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। एटम किसको कहते हैं? आप सबने पढ़ा है, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा कि एटम किसको कहते हैं। इट इज एटम, डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, it is smallest particle of an element which takes part in chemical reaction, यानी केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेगा।
अब हम बात करते हैं इसका एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब कि नेचर में ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो देखो इसका एग्जिस्टेंस क्या होता है, एन एटम may or may not exist independently। तो क्या कह रहा है एटम की डिफिनीशन? एटम की डिफिनीशन क्या है कि किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? एटम करेगा। एग्जिस्टेंस की बात करें तो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो दोनों बातें देखो आगे, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो क्या कंडीशन है, कब करेगा और कब नहीं करेगा? तो देखो अगर हम इंडिपेंडेंटली की बात करें तो जितने भी मेटल एटम्स होते हैं, जितने भी मेटल एटम्स होते हैं वो सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंटली इनका हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी नोबल गैसेस हैं, सारी की सारी नोबल गैसेस एटॉमिक स्टेट में ही एग्जिस्ट करती है, यानी उनका एटॉमिक स्टेट और मॉलिक्यूलर स्टेट बराबर होगा। कौन नहीं करेगा? डज नॉट। अब कौन होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा? हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो हाइड्रोजन नहीं करेगा, नाइट्रोजन नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं करेगा, क्लोरीन नहीं करेगा, ठीक है, ब्रोमीन नहीं करेगा, आयोडीन नहीं करेगा, फ्लोरीन नहीं करेगा। तो ये सारे एलिमेंट्स, इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी वो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो हम सोडियम अगर लिख रहे हैं तो सोडियम का सिंबल क्या हो गया? Na, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोडियम के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब भी हम किसी रिएक्शन को लिखते हैं, क्लास 10 तक के रिएक्शन में पढ़ा होगा, सोडियम जब भी लिखा जाता है इंडिपेंडेंटली तो Na के फॉर्म में लिखा जाता है। वहीं अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में क्या होता है? अगर H लिखेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एटम को। और ये एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है? ये H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और H2 हाइड्रोजन का क्या हो जाता है? मॉलिक्यूल होता है। तो दो चीजें मैंने कही। पहला क्या कहा कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। कौन कर सकता है? तो मेटल एटम्स की बात कर दिए, नोबल गैसेस की बात कर दिए। इसके अलावा बहुत सारे नॉन मेटल्स भी इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे नॉन मेटल्स भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन नहीं करता है? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। तो एटम की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दूसरी जो चीज आती है जो हमें पढ़नी है अब, वो क्या आता है? मॉलिक्यूल। क्वेश्चन ये उठता है कि मॉलिक्यूल किसको कहेंगे? तो मॉलिक्यूल क्या होता है कि इट इज, मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। देखो डेफिनेशन पे ध्यान देना, मैंने यहां क्या लिखा है? सब्सटेंस लिखा है। वो सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं और वो सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकते हैं। दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अब उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब ये डेफिनेशन मुझे बताने की यहां पर जरूरत क्यों पड़ी? क्लास 11th है, दिमाग में आ सकता है कि सर एटम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़े,
तो अब क्या होगा, देखो यहां पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर लें। अगर हमने सोडियम की बात की, अब यहां देखो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा चार्ट बना देते हैं एटम और मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक फार्मूला भी Na होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसका Na होगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसका एटॉमिक सिंबल क्या होगा, H, और मॉलिक्यूल किस फॉर्म में होगा, H2। तो सोडियम हम Na लिखे हैं तो जो उसका एटम है वही उसका मॉलिक्यूल है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो जब हम H को काउंट करते हैं तो H क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, और H2 क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। अब क्यों एटम और मॉलिक्यूल को हमें पढ़ना पड़ा, ये थोड़ा सा आइडिया होगा कि इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा है। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा है, तो सपोज करो मैंने लिखा Na2CO3, Na2CO3, तो यहाँ देखो क्या हो गया, सोडियम के 2 एटम्स हो गए, कार्बन का क्या हो गया, 1 एटम हुआ, और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 3 एटम्स हो गए। लेकिन अगर एज अ होल हम बात करें तो ये क्या है, ये 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर आपसे कहता है 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, तो इसका मतलब क्या करेंगे आप, H2 लिखेंगे, H2 को काउंट करेंगे, और H2 में क्या है, इट इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे जहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। जब वो कहेगा हाइड्रोजन एटम तो आप क्या कंसीडर करेंगे, H कंसीडर करेंगे, और जब वो कहेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो आप क्या कंसीडर करेंगे, H2 कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कितने तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, कितने तरह के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर हम इस बेसिस पर क्लासिफाई करें कि कितने एलिमेंट के एटम्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल के डेफिनेशन में मैंने क्या कहा कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, तो वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, वो सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकता है। तो अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो देखो मॉलिक्यूल 2 तरह के हो सकते हैं। पहला कौन सा होगा, पहला होगा होमो एटमिक, पहला क्या होगा, होमो एटमिक मॉलिक्यूल। तो होमो एटमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप, या और इसको क्या लिख सकते हो, 1 टाइप ऑफ एटम्स। यानी हमने अगर हाइड्रोजन लिखा तो इसमें दोनों एटम किसके, हाइड्रोजन के, तो ये कैसा मॉलिक्यूल हुआ, ये होमो एटमिक मॉलिक्यूल हुआ। हमने लिखा O2, तो O2 में दोनों एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, तो ये क्या कहलाएगा, होमो एटमिक। हमने क्या लिखा O3, O3 किसका सिंबल होता है, O3 इज द सिंबल ऑफ ओजोन, तो ओजोन का सिंबल है, इसमें भी तीनों एटम किसके, ऑक्सीजन के। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एलिमेंट के यानी कि एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे तब हम उसको क्या कह देंगे, होमो एटमिक मॉलिक्यूल। नाम से ही क्लियर है कि अगर एक होमो है तो दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला होगा हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल। यानी इसमें जो एटम्स होंगे, एटम्स विल बी ऑफ 1 और मोर टाइप्स। ध्यान देना, होमो का मतलब क्या होता है, होमो वर्ड कहीं पर भी आया मतलब सेम, हेट्रो वर्ड कहीं पर भी आया मतलब डिफरेंट। तो होमो एटमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बने। यहां पर मॉलिक्यूल में क्या होगा, एटम्स विल बी ऑफ 1 और मोर टाइप्स, यानी एटम्स क्या हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा टाइप के हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कंसीडर करें H2O, तो H2O क्या होगा, हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल होगा। इसमें एक एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम
सॉरी 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन के, यानी एक एलिमेंट हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। हम NH3 ले लेते हैं, तो NH3 में देखो 2 एलिमेंट, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। तीसरा हम कौन सा ले लेते हैं, H2SO4 ले लिया, तो इसमें देखो 3 एलिमेंट हो गए। तो एटम्स विल बी ऑफ 2 और मोर टाइप्स। इसको थोड़ा करेक्शन कर देते हैं कि या तो 2 टाइप के होंगे या 2 से ज्यादा टाइप के होंगे, तब हम उसको क्या कहते हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कहीं पर हो सकता है, कोई बात नहीं। चलो, तो ये क्लियर हो गया आपको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। चलो अब इसके बाद बात करते हैं, तो ये तो हमने किस बेसिस पर किया कि जो एलिमेंट्स है वो कितने टाइप के हैं। दूसरा एक क्लासिफिकेशन हम क्या कर सकते हैं, एक वर्ड सुना होगा 9th-10th में आता है, उसको हम फिर से एक बार उसका रिकैप देंगे, दैट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का नाम जरूर सुना होगा, याद आ रहा है? चलो देखते हैं एटॉमिसिटी क्या होता है। एटॉमिसिटी होता है, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। इस बेसिस पर अगर डिवाइड किया गया तो हम कहेंगे मोनो एटॉमिक। नाम से क्लियर है, मोनो एटॉमिक का मतलब, मोनो मतलब 1, यानी मॉलिक्यूल में एक ही एटम हो तो जितने भी मेटल्स हैं ले लो, सोडियम ले लो, आयरन ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, इनर्ट गैसेस ले लो, हीलियम ले लो, नियॉन ले लो, ये सब क्या होंगे, ये सब मोनो एटॉमिक है। ध्यान में रखना है, मोनो एटॉमिक है, यानी इनके मॉलिक्यूल में एक ही एटम है। तो जब मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है तो जो एटॉमिक सिंबल होता है वही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो जाता है। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है डाई एटॉमिक। तो डाई एटॉमिक का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, डाई एटॉमिक कहलाएंगे। तीसरी चीज क्या आती है, हम सीधे कर देते हैं पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक का मतलब क्या हो गया कि 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा का क्या मतलब हुआ, हो सकता है कि 3 एटम्स हो, 3 एटम्स हो तो उसको क्या कहेंगे, ट्राई एटॉमिक। कोई याद है, चलो मैं बता देता हूँ। O3 हो गया। इसके बाद आता है आपका 4 एटम्स हो सकते हैं, 4 एटम्स भी हो सकते हैं, तब क्या कहेंगे, टेट्रा एटॉमिक कहेंगे। टेट्रा एटॉमिक में कौन सा हो सकता है, अगर हम सिंबॉलिक लेते हैं तो टेट्रा में P4 आपका आ सकता है, NH3 आ सकता है, इसमें आप H2O भी ले सकते हैं, आपको सिर्फ काउंट करना है। तो ये जो बात हुई ये किस बेसिस पर हो गई, एटॉमिसिटी के पर। देखो ये सारी चीजें बहुत बेसिक हैं, ये सब अभी जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे तो इन सारे टर्म्स का यूज आएगा। कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और उससे आपसे कहा जाएगा कैलकुलेट इट्स एटॉमिसिटी। अब आप सोचोगे सर तो एटॉमिसिटी बताया ही नहीं, तो इसीलिए हम सारी बेसिक चीज़ों को आपको पहले बता दे रहे हैं कि आपके दिमाग में रहे कि ये होमो एटॉमिक है कि हेटेरो एटॉमिक है, एटॉमिसिटी इसकी कितनी होगी, गिवन डेटा से हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो एक चलो छोटी सी चीज़ यहीं पर बता देता हूँ। मान लो कि अगर कुछ एटॉमिक वेट दिया गया है, कोई एटॉमिक वेट दिया गया है, सपोज करो x आ गया, और हमने कैलकुलेशन किया बाई कैलकुलेशन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आया वो आया 4x। क्या आ गया, 4x। ये हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा है कि कैसे होगा, कि मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि गिवन एलिमेंट का एटॉमिक वेट कितना है, x है, और कुछ डेटास दिए गए, उन डेटास के बेसिस पर कैलकुलेशन की और मॉलिक्यूलर वेट क्या निकाल दिया हमने, 4x। अब उसमें एक पूछ लिया क्वेश्चन कि कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट। तो अगर एटॉमिसिटी निकालनी है तो एटॉमिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एटॉमिक वेट। बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, एटॉमिसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो एटॉमिसिटी का ये इंपॉर्टेंस है और ये उसका कॉन्सेप्ट है कि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हो गए वो हो गए उसकी एटॉमिसिटी। एक है तो मोनो एटॉमिक, 2 है डाई एटॉमिक, 2 से ज्यादा है तो पॉली एटॉमिक, 3 है तो ट्राई एटॉमिक, 4 है तो टेट्रा एटॉमिक। एक और इंपॉर्टेंट बता देते हैं, बड़ा यूज होता है उसका। चलो देखो 8 एटम,
कहोगे सर 8 एटम्स का यूज होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? पहली चीज ऑक्टा एटमिक। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है? S8। ध्यान रखना S8 पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट बताइए अगर उसकी एटमिसिटी इतनी है। ठीक है, तो दिमाग में ये आना चाहिए कि सल्फर जब मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो किस फॉर्म में? S8, ये ऑक्टा एटमिक है। तो यहां तक का क्लियर हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल का नेचर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन क्या है, इसके अलावा नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर हमने कैसे क्लासिफाई किया। चलो अब इसके बाद हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक उठाते हैं जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड की बात करेंगे। तो कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम कंपाउंड की। तो कंपाउंड कैसे बनते हैं? कंपाउंड किससे बनते हैं? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स की 2 और मोर एटम्स करो ऑफ एलिमेंट्स। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? ऐसे थोड़े कि एलिमेंट के एटम आपस में आए और मॉलिक्यूल बनाए, नहीं, केमिकली कंबाइंड। क्या होगा? केमिकली कंबाइंड। तो क्या सिर्फ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया तो मॉलिक्यूल ये कंपाउंड बन गया? नहीं बना। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। देखो अपने कंडीशंस को हमें याद रखना है कि कंपाउंड कब बनता है? जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो बाय वेट से, तब उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। अब खासियत क्या होती है? एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल ले लिया मैंने H2O। तो H2O क्या है? एक कंपाउंड है। देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 2 एलिमेंट्स थे, दो एलिमेंट। कौन कौन से 2 एलिमेंट? 2 एलिमेंट्स हैं आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एटम्स कुल कितने हो गए? 3। वेट का रेशियो देखो फिक्स होगा। कैसे फिक्स होगा? अगर आप हाइड्रोजन, यहां हम लिख देते हैं वेट ऑफ हाइड्रोजन इज टू वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर याद हो तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और एक एटम का एटॉमिक वेट 1 होता है, तो 2:16 यानी कितना हो जाएगा? 1:8। तो अब हम वाटर बनाए चाहे किसी भी तरीके से बनाएं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेट का रेशियो हमेशा 1:8 रहेगा। ठीक है, अब नदी का पानी ले लें, कुएं का पानी ले लें, नल का पानी ले लें, ठीक है। इसके अलावा हम सांस बाहर निकालते हैं, उसके साथ भी वाटर वेपर जाता है, पसीना छूट रहा है उसमें भी पानी है, कोई भी पानी ले लो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के वेट का रेशियो क्या आएगा? 1:8 ही आएगा। तो 1:8 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि H2O क्या है? एक कंपाउंड है। तो खासियत भी इसकी यही हो गई कि इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज डिफरेंट फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो अगर आपको खासियत बतानी है तो पहली खासियत क्या बता देंगे कंपाउंड की, कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। दूसरी खासियत क्या बताएंगे कि जो एलिमेंट्स के वेट का रेशियो है, ये वेट का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बताएंगे कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होती हैं, बिल्कुल अलग होती है। हम यहीं पे समझ लेते हैं। चलो देखो, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल, हाइड्रोजन खुद जलता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है? एक सपोर्टर ऑफ कंबशन है, सपोर्टर ऑफ कंबशन है। लेकिन वाटर क्या करे?
आग के ऊपर डालेंगे तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग, खुद जलेगी, ऑक्सीजन क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, लेकिन वाटर क्या करेगा, आग को बुझा देगा। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, तो प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो देखो 3 चीजें हो गई। चौथी चीज क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड by chemical methods only, तो इतना ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। H2O में अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करना है तो हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। हम गर्म कर दें, कितना भी गर्म कर दें वो इवेपोरेट हो जाएगा 100 पे, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं होंगे। कितना भी डंडा लेकर के पीटे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं होंगे। कैसे अलग होंगे, जब हम केमिकल मेथड्स अप्लाई करेंगे तब हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होंगे। तो ये खासियत किसकी हो गई, कंपाउंड की हो गई। दूसरी चीज क्या आती है, इसके बाद दूसरी चीज आती है मिक्सचर। अब देखो मिक्सचर की अगर बात की जाए तो कंपाउंड और मिक्सचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मिक्सचर में क्या होता है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को लेंगे और किसी भी रेशियो में हम उसको मिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं यहाँ पर मिक्सचर। नाम से ही क्लियर है कि चीज़ों को क्या किया गया, मिक्स किया गया, यानी 2 or more substances are mixed। कैसे, केमिकल रिएक्शन करा के नहीं, दे आर मिक्स्ड फिजिकली। यानी हमने क्या किया, एक कटोरी में चीनी ले लिया और उसी में थोड़ा सा नमक डाल दिया तो क्या तैयार हो गया, एक मिक्सचर तैयार हो गया। उसमें कोई रेशियो नहीं रखना है कि हमें 1 चम्मच चीनी लेना है तो 1 चुटकी नमक लेना है। मेरा मन करेगा तो हम 2 चम्मच चीनी और 3 चम्मच नमक ले लेंगे। तो हमारा क्या होगा, फिजिकली सिर्फ मिलाया, चीनी और नमक ने आपस में कोई रिएक्शन नहीं किया। यानी यहां पर अगर हम बात करें तो एक फिजिकल कांटेक्ट सिर्फ हुआ चीनी और नमक का, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करने का काम नहीं हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, यही पहली चीज आ जाती है कि दे आर मिक्स्ड फिजिकली इन एनी रेशियो बाय वेट। ध्यान देना है, अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में क्या हो रहा था, कंपाउंड में एलिमेंट्स के वेट का रेशियो हमेशा फिक्स था। यहां पर हमारे रेशियो से कोई लेना देना नहीं, हमारा जितना मन करेगा हम उतना लेंगे। हमने बालू ले लिया, नमक ले लिया, चीनी ले लिया, उसमें नींबू का रस निचोड़ दिया, उसके बाद 1 कटोरी पानी डाल दिया, तो ये सब फिजिकल सिर्फ कॉम्बिनेशन हो रहा है और इसमें रेशियो की कोई बाउंडेशन नहीं है। अब यहीं पर अगर हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, जिसको कंपेयर भी कर लेते हैं कंपाउंड की प्रॉपर्टी से। मैंने कहा कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहां पर क्या होगा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस, एक वर्ड बढ़ा देते हैं, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस आर रिटेन्ड मतलब कि उनकी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहेंगी। अगर हम एक गिलास में पानी लेते हैं, उसमें चीनी डाल देते हैं, थोड़ा नमक डाल देते हैं और नींबू का रस निचोड़ देते हैं, और उस पानी को, शरबत को अगर पीते हैं तो हमें चीनी का भी टेस्ट मिलता है, नमक का भी टेस्ट मिलता है और नींबू के रस का भी टेस्ट मिलता है। यानी जितने भी सब्सटेंसेस हमने मिक्स किए, सारे सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज एज इट इज मेंटेन्ड है। क्लियर हो गया इतना? अब इसके बाद देखो, अलग कर सकते हैं, बिल्कुल अलग कर सकते हैं। कंपाउंड में अलग नहीं कर पा रहे थे, कंपाउंड में अलग करने के लिए क्या करना पड़ रहा था, केमिकल मेथड्स हमको अप्लाई करना पड़ रहा था। यहां पर हम क्या करेंगे कि कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस can be separated by physical means। हम फिजिकल मीन्स से उसको
अलग कर सकते हैं। अगर सपोज करो कि हमने क्या लिया, बालू लिया और उसमें थोड़ा सा आयरन फिलिंग डाल दिया, आयरन फिलिंग मतलब लोहे का बिल्कुल बुरादा, बिल्कुल महीन सा डाल दिया और कहा कि ये बालू में से आयरन के पार्टिकल्स को सेपरेट करना, तो बहुत आसान है। एक मैग्नेट लेकर के गए, मैग्नेट लेकर के गए तो सारे के सारे आयरन पार्टिकल्स क्या होंगे, उससे चिपक जाएंगे। जब चिपक जाएंगे तो वो अलग हो गए और बालू हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, एटम कवर कर लिया, बिल्कुल बेसिक। अभी आज पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो आज हम सिर्फ बेसिक चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल के टाइप्स हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट हो गया। दूसरा एटमिसिटी हो गया, उसके बेसिस पर कितने टाइप के हो गए। इसके अलावा कंपाउंड और मिक्सचर की बात हो गई। तो पहले इतना कॉपी कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर अभी वाइंड अप कर रहे हैं। आज पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसलिए थोड़ा छोटा लेक्चर मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया, ठीक है। अगले लेक्चर से हम लोग थोड़ा अब और ऊपर की चीज़ें पढ़ेंगे। आज मैंने इसीलिए कहा कि थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें हम जान लें, क्योंकि होगा क्या बेटा कि जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, मूल कॉन्सेप्ट 3 लाइन का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 3 लाइन का कॉन्सेप्ट है, उस पर मोर देन 100 टाइप्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं और उसमें इन सारी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ आएगा। तो अब आप पहले इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, सारा काम कंप्लीट कर लीजिए और फिर जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग आगे का शुरू करेंगे बेटा।